डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी परीक्षाओं का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में हमने बातचीत की थी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में। बताया था कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं तथा कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग उनका आर्थिक, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा इन जनजातियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो जनजातियां हैं जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची में जो सम्मिलित की गई हैं, उनको अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया है। तो उनके अगर हम आर्थिक जनजीवन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने यही लिख रखा है, उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका आर्थिक जनजीवन कैसा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। इनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। ये अपनी सीमित आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं और ये जनजातियां जो है कृषि है, वन उपज संग्रह तथा मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती हैं। इनकी काफ़ी बड़ी संख्या वन क्षेत्रों में निवास करती है। सरकारी नीतियों एवं प्रयासों के कारण इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। उद्योग धंधों में विस्तार के कारण जनजाति के लोग रोजगार के लिए नगरों एवं शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं तथा उत्खनन है, निर्माण कार्य है, परिवहन है, व्यापार और अन्य सेवाओं में भागीदारी कर रहे हैं ये लोग। उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करने से अर्थव्यवस्था को गति मिली है। जनजातियों की अगर जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन वनोपज संग्रह है, क्योंकि ये लोग वनों में रहते हैं और वहाँ पर वनोपज संग्रहण करने जैसे ये तेंदू के पत्ते हैं, अचार, हर, बहेड़ा, महुआ, सालवीज आदि वनोपज के साथ कंदमूल एवं शहद संग्रहण करना गोंड और भील जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। कुछ जनजातियां विशेषकर गोंड और बेंगा वनौषधि से इलाज करने का भी कार्य करते हैं। वनोपज एकत्र करने के अतिरिक्त बांस की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, जैसे बढ़ईगीरी है, लोहे के औजार बनाना है, बोझा ढोने, कृषि एवं कृषि मजदूरी कार्य भी ये लोग करते हैं। इससे इनका आर्थिक जो जनजीवन है पहले की अपेक्षा अब सुदृढ़ हुआ है। सामाजिक जनजीवन की अगर हम बात करें तो जनजाति के लोग प्रकृति की गोद में सरल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ जातियां खानाबदोश हैं। उनकी सरल जीवन शैली में रीति रिवाजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जनजाति समाज की अपनी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। इन्हीं के अनुसार ये अपने बच्चों के नामकरण एवं विवाह संस्कार करते हैं। जनजातीय समाजों में पुत्री का जन्म भार स्वरूप नहीं माना जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अन्य जो बैकवर्ड हैं या हाई कास्ट के लोग हैं उनमें लड़की का जन्म जो है भार स्वरूप मानते हैं। ऐसे ये जो जनजाति समाज के लोग हैं ये भार स्वरूप नहीं मानते हैं। उनमें परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक निषेध आदि बातों का पालन किया जाता है। भी लोग बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाते हैं, जैसे हम लोग भी मनाते हैं। छठे दिन छठी, बच्चे के जन्म के पश्चात छठे दिन छठी मनाते हैं। गोंड जनजाति में बच्चे के जन्म पश्चात रात्रि में महिलाएं लोकगीत का गायन करती हैं तथा यह मृतक का विधिवत अग्नि संस्कार करते हैं। अग्नि संस्कार के तीसरे दिन मुंडन, घर द्वार की साफ सफाई एवं स्नान सामूहिक तौर पर किया जाता है। जैसे ज़्यादातर यहाँ बैकवर्ड में भी और जनरल कास्ट में भी ये परंपराएं चलती हैं। और सांस्कृतिक जनजीवन की अगर हम बात करें तो जनजातियों की अपनी अलग पहचान एवं संस्कृति है। संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति की अभिन्न अंग है। कृषि कार्यों, त्यौहार आदि के अवसरों पर गाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। जनजाति के मुखिया एवं बड़े बुजुर्ग अपने सांस्कृतिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। ये दंडों का निर्धारण भी करते हैं। निवास और व्यवसाय
व्यवसायों में समयगत परिवर्तन के कारण वर्तमान में इनकी संस्कृति में बदलाव भी होने लगा है। भील जनजाति में होली के समय मनाया जाने वाला उत्सव भगोरिया हाट का विशेष महत्व होता है। भगोरिया, घेड़िया आदि नृत्य प्रमुख होते हैं। इनके भित्ति चित्रों में पिथौरा शैली के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं। आदिम जनजातियों के लोगों में अपने शरीर पर शुभ चिन्ह, पशु पक्षियों और गहनों के चित्र, नाम इत्यादि शरीर पर स्थायी अंकन करवा लेने की प्रथा लोकप्रिय है। इस अंकन को गुदना कहा जाता है। जनजातियों के लोगों का विश्वास है कि गुदना उनके जीवन भर के आभूषण हैं। तो इस प्रकार ये आपको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन के बारे में चर्चा की। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में जनजातीय कल्याण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे संविधान में जनजातियों के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई भी राज्य, अपना भी राज्य, कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में, सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानें हैं, सड़क है, कुआं है, तालाब आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा, चाहे वो जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो या अन्य कोई जाति का हो। ये हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनके प्रयोग से कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। और तीसरा व्यवस्था दी गई है कि व्यवसायों की स्वतंत्र रूप से करने की व्यवस्था की गई है। जैसे कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, बैकवर्ड का हो। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई है, संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे ये नहीं है कि कोई एक जाति विशेष का है तो उसका जो व्यवसाय है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, या जो एक जाति का व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसे कोई भी संस्थान, कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को धर्म, जाति अथवा वंश के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोकेगा। और लोकसभा, हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था की गई है, लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में इन वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चाहे वो आपका ग्राम सभा से लेकर के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सब में इस तरह की व्यवस्था की गई है आरक्षण की। और संघ एवं राज्य सरकारों की सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नौकरियों में भी, संघ में भी एससी के लिए अलग से व्यवस्था है आरक्षण की, और राज्य में भी एससी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए बुक बैंक योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, प्राविधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं, केंद्रीय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत अस्वच्छ पेशा में लगे व्यक्तियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और अगला है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी, बीमारी आदि में अनुदान की योजना है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है। और अगला दिया गया है, स्वतः रोजगार योजना, सैनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण की योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना, ये भी संचालित की जा रही हैं हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के द्वारा मंत्री विवेकाधीन कोष से 35,000 का अनुदान स्वीकृत करने की भी योजना है। इसके अलावा आसक्त एवं वृद्ध गृह, राजकीय भिक्षुक गृह,
का संचालन और वृद्धावस्था पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। संविधान की मूल भावना में यह है कि इन वर्गों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समर्पित भाव से किया जाएगा, ताकि ऐसे समाज की स्थापना हो सके जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसके व्यक्तित्व का विकास हो। ये आपको बताया कुछ इस तरह का व्यवस्था हमारी संविधान में जनजातियों के कल्याण के लिए की गई हैं। अब जो समाज कल्याण विभाग विशेष रूप से कार्य कर रहा है, उसमें ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न जो संगठन हैं, इनके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो है, पहला है समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये इनके लिए कार्य कर रहा है। जनजाति विकास निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी समाज कल्याण के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा मद्य निषेध निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, ये भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ और अंत में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ, ये जो है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये संगठन कार्य कर रहे हैं। इनके जीवन के उन्नयन के लिए, इन जनजातियों के उत्थान के लिए ये विभाग कार्य कर रहे हैं। अब ये चैप्टर यहीं पर आज समाप्त होता है। धन्यवाद।